अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। और आपको पता है कि ईद की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, आप लोगों ने भी खूब इंजॉय किया होगा और वर्क मोड भी ऑन हो गया होगा। वैसे तो छुट्टियों के बाद रूटीन बहाल होते हुए एक दो दिन लग जाते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग भी अपनी अपनी जो रूटीन है उस पर वापस आ चुके होंगे, जैसे कि मैं भी आ चुकी हूँ, क्योंकि कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि अपने काम पर भरपूर तवज्जो दी जाए। इसलिए वक्त की कदर करें, आज का काम कल पर डालने की बजाय आज ही उसे अंजाम दे दें और काहली से बचें, अप टू डेट रहे और किसी भी मौके को हाथ से ना ही जाने दें तो ज्यादा अच्छा होता है। किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, हर काम को अहम समझकर उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो के साथ उसको सर अंजाम देना चाहिए, क्योंकि जितना आप उसको समझ सकते हैं उतना और कोई भी नहीं समझ सकता। जो काम आपके जिम्मे लगा है वो काम आप ही करेंगे तो वो अच्छा होगा, क्योंकि वो चीज़ जो है वो आपकी है और आपने ही वो करनी है। तो ये आज की एक मेरे ख्याल से अच्छी बात थी जो मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूं कि भाई आगे हम जाते हैं, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हमारे साथ चल रही होती हैं, लेकिन आपने जब आपका काम होता है, जो आपकी पर्सनल लाइफ होती है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आपने कभी अपनी पर्सनल लाइफ में काम को नहीं आने देना और काम में पर्सनल लाइफ को नहीं आने देना। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ और बात करते हैं कुछ मोहलिक कोरोना वायरस के हवाले से। तो कोरोना वायरस ने जहां दीगर शोबाए जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब किए हैं, वहीं शोबा तालीम भी इसकी पहुंच से बाहर नहीं रहा और शोबा तालीम मईशत के बाद सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला शोबा बन चुका है। लगभग एक साल होने वाला है कि तालीमी सरगर्मियां तातुल का शिकार हैं, जिसकी वजह से तलबा, वालिदैन और स्कूल इंतजामिया में काफी तशवीश भी पाई जा रही है। ईद पर कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लगाए जाने वाला लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, लेकिन तालीमी इदारे 24 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। वैसे तो कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नजर मुल्क में ऑनलाइन निज़ाम तालीम मुतारिफ करवाया गया है, लेकिन कई पेचीदगियों और सहूलियात के फुकदान के बाइस ज्यादा मुस्बत नताइज हासिल नहीं हो सके हैं। हमें तालीमी मैदान में होने वाली कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, सिलेबस कैसे पूरा होगा, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर हैं सर्विंग स्कूल एजुकेशन मियां रज़ाउर रहमान। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। सर, हम देख रहे हैं कि कोरोना के बायस तालीमी सरगर्मियां जो हैं वो मईशत के बाद सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं और फिर से ब्रेक लग गई है। तो ये सूरत हाल तलबा और खसूसन स्कूल इंतजामिया के लिए कितनी मुश्किल दा मरहला है ये? देखिए, ये तो बहुत एक बड़ी मुश्किल भी है, ये क्राइसिस भी है और ये इस वक्त की मैं आपको जो करंट सिचुएशन है थोड़ी सी बताऊं तो आपको हैरानगी होगी कि हो क्या गया है, हम करना क्या चाह रहे थे और हो क्या गया है। अच्छा। इस वक्त बच्चों का जो माइंड प्रोस्पेक्टिव है टोटल चेंज हो गया है। अगर आप उसकी एक मिसाल देखें तो पिछले साल ओ लेवल्स, ए लेवल्स के बच्चे चाह रहे थे कि हमारे ऑन कैंपस एग्जाम्स लिए जाएं, हमें ग्रेड्स नहीं चाहिए। बिल्कुल। और उन्होंने इस साल वही बच्चे जिनको पूरा एक साल 3 महीने मिले तैयारी के बाद, उन्हीं बच्चों ने कहा कि हमने ऑनलाइन पेपर नहीं देने, ऑन कैंपस पेपर नहीं देने, हमें ग्रेड्स दे दिए जाएं। Exactly. और देखें ये माइंड प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहा है ना। हाँ। आसानी की तरफ जा रहे हैं, हम चैलेंज लेने से घबरा रहे हैं, हम कोई काम को मुकम्मल करने से घबरा रहे हैं। और इसी तरह जब यूनिवर्सिटी के पेपर्स लेने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा जी हमने ऑनलाइन स्टडी की है। हाँ। तो हम ऑनलाइन पेपर देंगे। तो व्हाट इज दिस, ये क्या है, हम बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ने बच्चों का क्या माइंडसेट बना दिया है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच चेंज कर दी है। अच्छा। वो आसानी की तरफ जा रहे हैं। अब आप देखें होगा क्या, अब फ्यूचर में क्या होगा कि 9th के पेपर आने वाले हैं, फिर 10th के आने वाले हैं, वो बच्चे भी यही काम करेंगे। आप फिर बच्चों से ब्लैकमेल हो जाएंगे, आप फिर बच्चों के पेपर पोस्टपोन कर देंगे या आप उनको कोई और ऐसी आसानी दे देंगे जो उनके लिए नुकसानदेह है। बच्चे को नहीं मालूम होता कि मेरे लिए कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। बच्चे को नहीं मालूम कि मैं अगर बहुत छोटा जो बच्चा है ना, उसको ये भी नहीं मालूम कि मैं स्विच बोर्ड में हाथ दूंगा तो मुझे करंट लग जाएगा। तो ये भी वो बच्चे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं मालूम कि जब हम उसके अंदर कोई अपनी सोच के मुताबिक काम करना चाहेंगे तो हमें उससे नुकसान उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें उन्हें एक्सपर्ट्स की सोच पे जाना पड़ेगा, अपने टीचर्स की सोच के मुताबिक चलना पड़ेगा, अपने वालिदैन को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें मैं एक और पॉइंट भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे वालिदैन हैं उनका भी प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया है। अच्छा। वो भी चेंज हो गए हैं। जैसे मैं आपको चंद एग्जाम्पल्स दूं। जो फर्ज करेंगे कहीं ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो वालिदैन कहते हैं कि जी आप सुबह 10 बजे से पहले क्लास ना लगाएं। अच्छा। हमारा बच्चा सो के उठता है 9:30 बजे है।
ठीक है। तो वो उससे पहले क्लास अटेंड नहीं कर सकता। अब आप देखें कि स्कूल क्या था, स्कूल एक डिसिप्लिनरी अदारा था। स्कूल में बहुत सारी चीजों की टाइमिंग सेट की हुई थी। एक माइंड सेट था, एक स्केड्यूल बना हुआ था, आपने सुबह 6 बजे उठना है, आपने जाना है। फिर उसी में हम सोशल वैल्यूज सिखाते थे, उसी में वो सारे दिन की जो प्लानिंग हमारी होती थी, उसमें उनकी पूरी लाइफ की प्लानिंग होती थी एक तरह से। फर्ज कीजिए कि वो सुबह आते हैं तो हम उनको सबसे पहले फिजिकल ट्रेनिंग करवाते थे, फिर उनको हम वहाँ पे दुआ करवाते थे, फिर वो क्लासरूम में आते थे। क्लासरूम में आने के बाद वो अपना वहाँ पे जो भी पीरियड है, क्लास है, वो अटेंड करते थे और फिर उसकी असेसमेंट होनी और उन्हें पता है कि उन्होंने अटेंटिव होकर क्लास में एक चीज लेनी है, लेक्चर लेना है। एक्चुअली जब बच्चे स्कूल आते हैं मैम, तो उनका ना एक वो लर्निंग मोड में आ जाते हैं, वो एक रिलैक्स मोड से निकलते हैं और लर्निंग मोड में आ जाते हैं। अब हर जगह से सीख रहे होते हैं और वो दोस्तों से सीखते हैं, वो टीचर से सीखते हैं, वो प्रिंसिपल से सीखते हैं, वो बाकी जितना भी एटमॉस्फेयर होता है, चूंकि वो डिसिप्लिन्ड होता है, वो सबसे सीख रहे होते हैं। तो सर क्या आप लोगों को क्या उम्मीद है, ये 23 मई से दोबारा इदारे खुल जाएंगे या मजीद बंदिश हो सकती है इसको? देखिए, मैंने तो आपको बताया कि पिछले 1 साल में जो डिसीजंस किए गए हैं, ये सारे एब्रप्ट डिसीजंस थे। अच्छा। और इन डिसीजंस की वजह से बच्चों का जो लॉस हो गया है, जो उनका मेंटल ग्रोथ का लॉस हुआ है, देखिए मेंटल ग्रोथ का लॉस होना बहुत बड़ी चीज है। बल्कि अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने ये बात डिक्लेयर की है कि बच्चों का जो 1 साल का मेंटल लॉस है वो इररिपेयरेबल लॉस है, वो रिपेयर नहीं हो सकता। अब उसके लिए कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, आप बड़ी हद है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्या जब ये डिसीजन लिया जा रहा था, ये 1 साल की जब बात करें कोरोना के सिलसिले में, तो आप लोगों का कोई इनपुट नहीं लिया गया था कि आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो बार बार गुजारिश करते रहे कि कोई ऐसा सिस्टम बना लीजिए कि बच्चों की एजुकेशन को चलते रहने दें, बच्चों को स्कूल के साथ मुंसलिक रहने दें। अच्छा। इवन के लास्ट भी जो 3 महीने पहले मुराद राज साहब से मेरी अपनी मीटिंग हुई, फिर शफकत महमूद साहब से नेक्स्ट वीक में मीटिंग हुई, तो उनको भी ये कहा गया कि आप एटलीस्ट 1 डे के लिए स्कूल खुला रखें। अच्छा। और उस वक्त उन्होंने हमारी बात को माना भी, कंसिडर भी किया और स्कूल को 1 दिन के लिए खुला रखा। उसके चंद दिन के बाद स्कूल बंद कर दिया गया। लेकिन पिछला पूरा साल वो एसोसिएशंस को या स्कूल ओनर्स को या वो टीचर्स को, एक्सपर्ट्स को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो शायद ये हुआ कि किसी तरह से अल्लाह के फजल से वजीर आजम पाकिस्तान के साथ मेरी पर्सनल कॉल मिल गई। जब वो कॉल्स ले रहे थे, अवाम की कॉल्स ले रहे थे, तो मेरी भी कॉल मिल गई। तो मैंने उनको कंप्लेन कर दी कि आप ना हमें समझा जाता है कि हम स्टेक होल्डर हैं, ना हमें टीचर समझा जाता है, जो डिसीजंस किए जाते हैं वो खुद ही कर लिए जाते हैं। तो वजीर आजम साहब के कहने के बाद फिर थोड़ा सा ये लोग सीरियस हुए। अच्छा। और इन्होंने उसमें थोड़ा सा हमारी राय लेनी शुरू की और अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो राय के बगैर कर लेते हैं। अच्छा। हमने कल दोबारा एक लिस्ट बना के भेजी है कि ये बच्चों के लॉसेस हो चुके हैं और अगर आप दोबारा कोई ऐसा डिसीजन लेंगे तो उससे बच्चों का नुकसान होगा। देखिए, मैं अब आपको ये भी बात बताऊं, पहले तो ये टीचर्स कह रहे थे ना, हम लोग कह रहे थे कि बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। अब तो सोसाइटी का हर बंदा कह रहा है, अब तो वालिदैन कह रहे हैं कि बच्चे हमारे घर पे रह के उनका नुकसान हो गया है, बच्चों की सलाहियतें खत्म हो गई हैं, बच्चे कुछ काम करना नहीं चाहते हैं, बच्चे एक ही जगह पे टिके रहते हैं, बच्चे कुछ भी ऐसी एक्टिविटी भी नहीं करते जिससे कि उनकी बॉडी की ग्रोथ हो सके। माइंड की ग्रोथ तो एक दूर की बात है ना जी, तो बॉडी ग्रोथ ही नहीं हो रही उनकी। तो ये सारे गलत डिसीजंस की वजह से बच्चों के लिए सारी प्रॉब्लम्स तो सर, बच्चों के तो एक साइड पे उनका तो नुकसान हो ही रहा है, जो फुलफिल नहीं किया जा सकता, ये जो 1 साल में या 1.5 साल में हो चुका है। अगर मुआशी एतबार से देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट स्कूल्स को कितना नुकसान हो चुका है और क्या हुकूमत ताउन कर रही है इस हवाले से? देखिए मुनीबा, इसमें ना एक बड़ी अहम बात है जो अभी तक इग्नोर हुई है। आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया है और आपके तवज्जुह से ये मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस बात को सुने कि जो ये प्राइवेट सेक्टर है, इसमें तकरीबन 90% खवातीन का रोजगार मुंसलिक है। टीचर्स जो हैं वो ज्यादातर खवातीन हैं, इवन के स्कूल ओनर्स भी खवातीन हैं। अगर आप जितनी भी अच्छी चेन्स हैं उन सब के स्कूल ओनर्स को भी निकाल लें तो वो भी खवातीन रन कर रही हैं। इवन के मेरी अपनी सिस्टर भी स्कूल रन करती है। अच्छा। और इस तरह अगर आप पूरे माशरे में देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि टीचिंग से लोगों ने प्रमोट करके अपने आप को तो स्कूल ओनर बनाया था और टीचिंग से उन्होंने सारे पैसे इकट्ठे किए, थोड़े थोड़े करके जोड़े और फिर उसके बाद एक स्कूल बना लिया। बिल्कुल। और अब सबसे ज्यादा जो क्राइसिस आया वो इन्हीं फीमेल्स के ऊपर आया। एक तरफ हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे और दूसरी तरफ हम वुमेन को आप कह लें कि वो बिल्कुल कुचल दिया गया इस दफा। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह से उनको कोई सपोर्ट नहीं दी गई। और इस वक्त अगर आप टीचर्स से इंटरव्यू करें या उनसे बात करें तो टीचर्स आपको बताएंगे कि उन्होंने पिछले साल कितने मुश्किल में गुजारे हैं। बहुत सारे स्कूल उनको सैलरी नहीं दे सके हैं क्योंकि वहाँ फीस नहीं आई है। बहुत सारे स्कूल्स तो उन्होंने उनको फायर कर दिया है। ऐसा हुआ है, ये तो बात हम मानते हैं, सबको मालूम है। और ये तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया है खवातीन के लिए और खवातीन के लिए सबसे सेफ फील्ड ये थी, सबसे इंटरेस्टिंग फील्ड ये थी। ये तो बाय बिल्ड उनके अंदर क्वालिटी होती है कि वो बच्चों को मदरली मैनेज कर लेते हैं। ये तो उन्हीं की क्वालिटी है, मेल नहीं कर सकते ऐसे। ये तो अल्लाह की तरफ से उन्हें ग्रांटेड है।
जितना अच्छा वो कर सकती हैं कोई और कर ही नहीं सकता। हमारी फैमिलीज के अंदर ऐसा होता है, जो बच्चे की मदर उसको ट्रेन कर सकती है, उसका फादर नहीं कर सकता। तो ये उनके पास बच्चों तो के साथ साथ जो टीचर्स हैं वो भी क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं। बहुत ज्यादा बहुत बुरी तरह से हुए हैं। और अभी भी गवर्नमेंट से चाहिए, हम आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बड़ा ख्याल करें। आप अपने माशरे के सबसे अहम शोबा के ऊपर आप सब उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बिल्कुल आपने उसको बहुत बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज किया, आप दोबारा ना कीजिए। अगर आप करेंगे तो इस कौम का लॉस, इन बच्चों का लॉस बढ़ता जाएगा। ऑलरेडी वो बहुत पीछे रह गए। ये तो अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बहुत कम केसेस थे और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी। हमें तो ग्रेस पीरियड मिला था। हम चाहते तो इसमें कोई जबरदस्त किस्म का काम करते और अपने बच्चों को दुनिया के बच्चों से थोड़ा आगे ले जाते। जो पीछे हमसे गलतियां हुई थी वो हम सारी रिकवर कर लेते, लेकिन हमने उसको गलत डिसीजन से। देखें, जो भी हमारे वज़रा तालीम है ना, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो क्या वो तालीम से मुंसलिक है? वो कैसे तालीम के डिसीजन कर सकते हैं? इमरान खान साहब को मैंने अपनी गुजारिशात में यही अर्ज की थी कि देखें, आप एक्सपर्ट्स को साथ बिठाएं। अगर आप कोई डिसीजन जो आपने गुजारिश की थी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई? देखिए, इमरान खान साहब ने तो बड़ा वाज़ेह जवाब दिया सारी दुनिया के सामने कि आपको कांटेक्ट किया जाएगा, हम कमेटी बनाएंगे, हम ये करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन। एक खाना पूरी के लिए हमें बुलाया गया और मीटिंग करके कहा जी हम ये करेंगे। लेकिन किसी अगर आप कहा जाए ना कि जिस तरह वजीर आजम पाकिस्तान कह रहा हो, वजीर आजम पाकिस्तान कमिट करे और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तो कितनी अजीब बात है कि आप वजीर आजम पाकिस्तान की इंसल्ट कर रहे हैं। आप वजीर आजम पाकिस्तान की इंसल्ट कर रहे हैं, आप उसकी बात ना मान के। वो वजीर आजम पाकिस्तान है, वो ये पार्टी का वजीर आजम नहीं है, पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम है। थी उनसे और लगभग कितनी देर हो गई? मैडम, ये 1 फ़रवरी को मेरी बात हुई थी। 1 फ़रवरी 2021 को। और वो उसमें मैंने उनको सारे अपने मसाइल दरपेश थे वो भी बताए, बल्कि हमने उनको कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर है, सर्विंग स्कूल्स हैं, वो तो आपके सिंगल नेशनल करिकुलम को बहुत हाईलाइट कर रहा है। वो तो बहुत खुश है कि आपने एक बड़ा अच्छा करिकुलम बना दिया है और ये बड़ा हमारे लिए सपोर्टिव होगा। लेकिन जो हमारे दीगर मसाइल हैं, आप उस पर भी तवज्जो कीजिए। और अगर आप इन मसाइल का हल नहीं निकाल सकेंगे तो ये आपकी जो हमारी पूरी कौम है, ये जो हमारे बच्चे हैं, इनका बहुत बुरी तरह से नुकसान हो जाएगा। लेकिन हमने तो अपना मैसेज, हमारा तो यही काम था कि हम ये मैसेज आपके जरिए या वज़ीर आज़म साहब को टेलीफोन के जरिए पहुंचा दें। हम तो उनके कान में ये बात डालना चाहते थे या डाल सकते थे, जितनी हमारी हैसियत थी वो हमने किया। आगे इम्प्लीमेंटेशन करना, इख्तियारात, ताकत, वो सब वज़ीर आज़म साहब के पास। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर, जैसे आपने कहा भी कि आगे 9th 10th के भी पेपर्स होने वाले हैं और एफएससी के भी हमने देखा, मैट्रिक और एफएससी के भी होने वाले हैं, तो इनके इम्तिहानात का कोई मुस्तकबिल वाज़ेह नजर आ रहा है? देखिए, जो हमारा हमने अपना एटीट्यूड बना दिया या एप्टीट्यूड बच्चों का बना दिया है, बच्चे तो बहुत ईजी ले रहे हैं। बच्चे तो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद है कि हमारे वज़रा तालीम इतने अच्छे हैं कि वो हमें ग्रेस पीरियड दे देंगे और हम ऐसे ही पास हो जाएंगे। उन्होंने बोला है कि इस दफा ग्रेस पीरियड नहीं होगा, इम्तिहान होगा तो बच्चे पास होंगे और अगले क्लासेस में प्रमोट हुआ। आप ठीक कह रही हैं मैडम, लेकिन देखें, जब वक्त आएगा तो फिर ये डिसाइड किया जाएगा। और मुझे ये लगता है कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए कि ये इसको दोबारा बच्चों को इग्नोर करें या इनके एग्जाम्स ना लें। लेकिन मेरे पास जो अभी तक रिपोर्ट आ रही है कि वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट का पेपर लेना चाहते हैं और बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं। मतलब 3 सब्जेक्ट में अगर आप पास हो जाएंगे तो आप प्रमोट हो जाएंगे? जी, आप प्रमोट हो जाएंगे। हम इसको कंडेम करते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चों का एक जो खास कैलिपर चेक करने का एक तरीकाकार होता है, उसके मुताबिक बच्चों को रेगुलर जैसे एग्जाम्स होते हैं वो लिए जाने चाहिए और उसके मुताबिक बच्चों को पास किया जाना चाहिए। और 24 तारीख से, जैसे आपने भी बताया कि स्कूल्स को खुलने की बात है, उससे लाजमी स्कूल खोलने चाहिए और स्कूल खोल के बच्चों को रेगुलर करना चाहिए और एटलीस्ट हर बच्चे को डेली वीक में 4 दिन स्कूल आने की परमिशन देनी चाहिए। तो अगर खुल जाते हैं 24 मई से अगर सर, तो क्या कोरोना एसओपीज का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में हमने देखा है कि ज्यादा कोरोना केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। मुनीबा, इसमें वैसे मेरी गुजारिश है कि जब 2 चीजों को मैं बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। एक, पाकिस्तानी आर्मी बड़ी डिसिप्लिन्ड है और उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो फौरी तौर पे हमारी बात को पिक करते हैं, उसको फौरी तौर पे उसके ऊपर रिएक्ट भी करते हैं, उसको एक्ट भी करते हैं वैसे ही। तो मुझे तो आर्मी के बाद मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड इदारे ये स्कूल्स लगते हैं। मैं उसमें प्राइवेट स्कूल्स को भी कहूंगा और पब्लिक स्कूल्स को भी कहूंगा, क्योंकि वहां भी टीचर्स ऐसे हैं जो बच्चों से बहुत अच्छा एक्ट करवा लेते हैं और बच्चे उनकी भी बड़ी इज्जत करते हैं। तो जितने अच्छे तरीके से एसओपीज के ऊपर इन प्राइवेट स्कूल्स पे अमल हुआ, लास्ट जो हमारा सेशन गुजरे, दोनों वेव्स गुजरी, उसमें तमाम वज़ीर तालीम ने भी कहा, असद उमर साहब ने भी ये बात एडमिट की कि सबसे अच्छी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्कूल्स ने करवाई है। लेकिन फिर भी स्कूल्स बंद है। फिर भी स्कूल्स बंद है, ये तो एक बैड लक है ना। अभी जबकि मैं अभी आ रहा था ना, तो मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि यूके में 50,000 डेली केसेस आ रहे थे और स्कूल खुले थे। तो उनको तालीम का एहसास कितना है? हमारे लिए तालीम आम है,
हमारे लिए तालीम की कोई अहमियत नहीं है। कोई आप देखें जितने जलसे जुलूस हो रहे हैं सब खुले हैं, मार्केट्स खुली हैं, मॉल्स खुले हैं, हर बाजार खुला है और इतनी कंजेशन है और ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेट भी नहीं किया जा सकता। स्कूल तो एक ऐसा सोर्स थे कि इस न्यू नॉर्मल को एजुकेट करने में बहुत बड़ा टूल इस्तेमाल हो सकते थे, बहुत ज्यादा एजुकेट कर सकते थे। हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, बच्चे घरों में जाके अपने पेरेंट्स को कर सकते हैं। बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको भी अच्छे तरीके से एजुकेट कर सकते हैं। कोरोना से नो डाउट के तालीमी सरगर्मियां बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो चुकी हैं इस 1.5 साल में, कह सकते हैं। रजा और रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर है सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन के। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और इनका हम लोगों ने मौक़िफ़ जाना है कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर 24 मई से ये एक डेडलाइन दी गई है कि स्कूल्स ओपन हो जाएंगे तो ओपन हो जाने चाहिए, ये तालीमी सरगर्मियों को और ज्यादा मुतासिर ना होने दिया जाए। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जनाब। तारीख के झरोकों में अगर बराह रास्त झांकना हो तो इस हवाले से अजायब घरों को बेहतरीन मकाम करार दिया जाता है। इस तनाजुर में दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह हमारे मुल्क में भी बड़ी तादाद में अजायब घर मौजूद हैं जिनकी अहमियत को अब समझा भी जा रहा है। तो इसी हवाले से हमने एक गेस्ट को भी मदऊ किया है। हमारे साथ एहसान भुट्टा साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी टूरिज्म है। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच। सर, अजायब घर का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो मुझे बताइएगा अजायब घरों की किसी भी मुआशरे में या किसी भी कौम की ज़िंदगी में क्या एक अहमियत है और हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में म्यूजियम्स को बेहतर करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, आज आपने मौका दिया है। मेरा ख्याल है मैंने पहली दफ़ा शायद देखा कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे के ऊपर ये दिन मनाया जा रहा है या आपके मीडिया के तवज्जो से आवाम को पता चल रहा है। इससे पहले जो है ना, मेरे काफ़ी सीनियर लोग हैं, कल मुझसे डिस्कस कर रहे थे यार म्यूजियम में बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता था ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी कोई चीज़ होती है। इन 1977 में जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स थी उसने ये पहली दफ़ा आगाज़ किया कि एक ऐसा डे होना चाहिए, तमाम म्यूजियम जो दुनिया के हैं इसमें अपने अपने मिल के बैठे हैं या चाहे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर लें या जिस तरीके से भी है वो अपने तासरात बताएं, कोई मुश्किलात हैं और तजावीज़ दें। तो ये एक आगाज़ हुआ 1977 से। ठीक है। जब ये 2009 में देखेंगे आप तो 20,000 के करीब जो थे म्यूजियम्स और 120 कंट्रीज के लोग इसमें इकट्ठे हुए। अच्छा। जो लास्ट जो हुआ है 2019 में, 20 में नहीं हो सका कोविड की वजह से। हाँ। तो 2019 में जब हुआ तो 158 कंट्रीज के म्यूजियम्स और 38,000 म्यूजियम इकट्ठे एक जगह पे बैठे फ्रांस में। अच्छा। लोवर में। तो वो ये देखें, इससे नजर आता है कि लोगों को पता चला कि म्यूजियम्स क्या चीज़ है। अब आइए म्यूजियम की अहमियत क्या है। किसी भी अजायब घर, जो नाम म्यूजियम तो एक इंग्लिश का वर्ड है। हाँ। ये बेसिकली ग्रीक वर्ड था मोजिस, उससे निकला था। उसका मकसद था कि प्लेस फॉर ए डिस्कशन। ठीक है। ये था उसका मकसद, उस जमाने में तो ऐसा था। लेकिन जब अब इसको अजायब घर देखते हैं ना, नाम बड़ा अजीब सा लगता है। अजायब घर भी है लेकिन अजूबाजात भी हैं उसमें। तो ये पाकिस्तान में तो म्यूजियम की हिस्ट्री सब देख रहे हैं। लाहौर म्यूजियम जो अभी आपने सोहेल साहब की दिखाई है, सबसे ओल्डेस्ट म्यूजियम 1864 में शुरू हुआ और 1894 जो मौजूदा हालत है वो 1894 में बना था। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है कल्चर डिपार्टमेंट के पास है। इसके अलावा अगर आप ओल्डेस्ट देखेंगे जो तहजीबें हैं पाकिस्तान, पंजाब में या पाकिस्तान में दो ही ओल्डेस्ट तहजीबें हैं। एक है गंधारा सिविलाइजेशन, जो टेक्सला म्यूजियम देख लीजिए, या पेशावर म्यूजियम देख लेंगे आप, तख्तबाई वगैरह है। दूसरा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो हड़प्पा में या मोहनजोदारो में है। तो दो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के म्यूजियम पंजाब के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। तो ये 18 जो था हड़प्पा वाला, ये 1966 में इसको रिफर्बिश किया गया था और जो टेक्सला म्यूजियम है 1926 में। तो ये म्यूजियम की थोड़ी सी मैंने तो हिस्ट्री बताई है कि पाकिस्तान में या पंजाब में म्यूजियम क्यों हुए। अब इसकी वजूहात क्या है? सबसे पहली चीज है जी प्रिजर्वेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। जो आपने खंडरात में से चीजें निकली उनको प्रिजर्व करना, अगली आने वाली नस्लों को दिखाने के लिए। ऐसे ही है। दूसरी चीज है प्रेजेंटेशन। जब आपने प्रिजर्व तो कर लिया, उसको प्रेजेंट भी तो करें ना आवाम के लिए, फॉर एजुकेशनल पर्पजेज एंड रिसर्च पर्पजेज। ये तीन ही होते हैं दुनिया भर के ना। अब इस बार का जो थीम है ये आप इंटरनेशनल म्यूजियम डे को, तो ये है म्यूजियम रीथिंक एंड रीइमेजिन। इसका क्या मतलब है? हाँ। इसका मतलब ये है कि अब ये म्यूजियम जो है ना एक बंद कमरे के अंदर या एक बंद इमारत के अंदर नहीं है, बल्कि ये तो वर्चुअल टेक्नोलॉजी है। तो सर यहाँ पे जैसे आपने बताया भी कि लाहौर का म्यूजियम जो है वो कदीम तरीन म्यूजियम है, तो यहाँ पर किस तरह अप्लाई किया जा रहा है इस थीम को? ऐसा है, ये देखें, अनफॉर्चुनेटली कोविड है। अच्छा। मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन वो चूंकि मौजूदा गवर्नमेंट की डायरेक्शन है तो हमें तमाम टूरिस्ट स्पॉट बशमूल म्यूजियम बंद करने पड़े हैं।
वरना हम जरूर वहाँ पे कोई सेमिनार या कोई इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाते और उससे वो कर लेते। अनफॉर्चुनेटली उस तरह तो हम नहीं कर सके, लेकिन ये जिस तरह आज आपने मुझे दावत दी है, जब सुहेल साहब आपने लाहौर म्यूजियम गए थे, तो इन्होंने री इमेजिन री थिंक का मतलब ये है कि आप जो है ना एक टनल विजन से बाहर निकल आए। ठीक है। आज अनफॉर्चुनेटली मैं अपने महकमे का भी कहता हूँ, आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट के 9 म्यूजियम्स हैं पंजाब के अंदर। ठीक है, तो या ये लाहौर म्यूजियम हो गया, इन्हीं इंफॉर्मेशन का भावलपुर में बहुत अच्छा म्यूजियम है, लेकिन वो एक ही चीज़ के ऊपर चल रहे हैं कि ये है भाई ये म्यूजियम है, ये इसको शोकेस में बंद कर दिया है और बाहर से आवाम आए देखे और फिर चली जाए। लेकिन अगर आप नेशनल म्यूजियम देख लीजिए लाहौर वाला, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज थी ना, तो इसको आप ना एंगल चेंज करें। आजकल है वर्चुअल जमाना, बिल्कुल ऐसे तो ही दुनिया वो अब मैं वाशिंगटन कोविड की वजह से अभी तो सारे इस पे आगे हुए हैं। तो देखें वाशिंगटन में मैं गया, वहाँ के सारे म्यूजियम मैंने देखे, स्मिथसोनियन जो इज द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, वो सारा वर्चुअल है, आप गूगल करें और आपको उसका जो साइट के ऊपर थोड़े से $5 उन्होंने फीस रखी हुई है, आप जाए तमाम चीजें आपको वर्चुअल नजर आती हैं। एक घूमती हुई कि किस वक्त की है, उसकी क्या है हिस्ट्री, क्या है, ये आपने आपको रीथिंक करना है, री इमेजिन करें। तो आपने आपको कोविड की हालात की वजह से अब हमें इससे टनल विजन से थोड़ा सा बाहर निकलना है और इसको आगे लेके जाना है। उम्मीद है तो क्या इस पे काम कर रहे हैं हम लोग, इसमें आगाज है। देखें हमें भी इतना ही चीजें का पता नहीं था ना, ये म्यूजियम की टेक्नोलॉजी को हम समझा हुआ था कि यार अजायब घर हैं तो बस ठीक है, पढ़े हैं तो लोग आते हैं। देखिए मैंने भी या बचपन में हम स्कूल कॉलेज लेके जाते थे, स्कूल वाले लेके, अब क्या है आपके बच्चे जाते हैं या हमारे जाते हैं? नहीं जाते क्योंकि हमने रास्ता बंद कर दिया। स्कूल कॉलेज जो हमारी नर्सरीज थी, उनके बच्चों को, उनके जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको ये चीज़ें दिखानी छोड़ दी हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, हेरिटेज देख लीजिए। पंजाब इज रिच इन दीज ऑल 3 थिंग, लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है वो गूगल, लैपटॉप, मोबाइल और इसके ऊपर पड़ी है। तो ये जब तक हम अपने आप को टनल विजन से बाहर नहीं लेके आएंगे, इसमें पेरेंट्स का, माशरे का बशमूल आपके तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम पेरेंट्स को कि काइंडली ये जो हमारी हेरिटेज है ना, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है, इसको अपनी यंग जनरेशन को जब तक नहीं दिखाएंगे, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है वो क्यों जाएं? क्योंकि जो एक दफा जाता है ना म्यूजियम में दोबारा नहीं जाता, वो कहता है देख ली ये चीजें, इसमें नई इंटरेस्ट की चीज नहीं है। तो अपने आप को जब तक हम, अब ये देखिए अगर आप होगा आइंदा, हमने पिछले 3 महीने में 3 नए म्यूजियम्स देखे पंजाब के अंदर। ये आज तक हिस्ट्री में नहीं था। ये 7 म्यूजियम जो थे कब के बने हुए, 2010 से पहले के या 2011 के। कलरकार म्यूजियम बना, ये 2015 में ब्रिक एंड मॉर्टर की बिल्डिंग तो खड़ी कर दी गई। भाई अंदर क्या है, आप हैरान हो गए। सोन वैली जो है, खुशाब, मियाँ वाली और ये चकवाल की, ये फॉसिल का गढ़ है। दुनिया के लार्जेस्ट फॉसिल जो है यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने एक रिसर्च पढ़ी और हकीकत भी है। और अमेरिकन 2 प्रोफेसर आए थे मियाँ वाली और खुशाब में, और वहाँ से जो फॉसिल्स हैं ना वो उठा के अपनी यूनिवर्सिटी में ले गए। अच्छा, पता नहीं किससे पूछ के ले गए। जब वो मैंने तहकीक पढ़ी तो फिर उसके बाद मैंने कहा यार ये कलरकार म्यूजियम तो बना इसलिए था। ये हमने आर्कियोलॉजी डायरेक्टर के साथ मिलके ना ये लास्ट मंथ में इसका दोबारा रिफर्बिश किया है और लार्जेस्ट फॉसिल म्यूजियम ऑफ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान का है। तो ये चीजें हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी यंग जनरेशन को लेके आए। मतलब नए म्यूजियम्स भी बन रहे हैं, हुकूमत इस साइड पर भी आ रही है। बिल्कुल तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितने नए बनेंगे हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको पता चलेगा कि उनकी तहजीबें क्या थी, उनका कल्चर कैसा था। तो सर अगर पूछा जाए तो बतौर कौम हमें म्यूजियम्स या अपनी तारीख से कितनी दिलचस्पी है, आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि बड़ा अफसोस है यंग जनरेशन इसको चीज़ों को भूल गई है। ये मोबाइल ले लें, लैपटॉप ले लें, ये जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, सब कुछ है ना इसके ऊपर ऑनलाइन ही चल गया। उनका ख्याल है गूगल जो है ना इसमें सारे जो है ना मसाइल का हल है। गूगल करें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब तक आप खुद जाके नहीं देखेंगे, रिसर्च करेंगे। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक राम प्यारी म्यूजियम है गुजरात में। 103 साल पुरानी बिल्डिंग थी। ये सुंदरदास चोपड़ा था, ये एक हिंदू कॉन्ट्रैक्टर था, उसने 1918 में अपनी सेकंड वाइफ के नाम पे, राम प्यारी के नाम पे ये बिल्डिंग बनाई। बहुत खूबसूरत हेरिटेज बिल्डिंग है। अब देखिए उसके साथ हुआ क्या, वो जब वो 1947 में हिजरत कर गया, अपने इंडिया चली गई उनकी वाइफ, तो ये म्यूजियम एक स्कूल में चला गया। चले बच्चियों का स्कूल था, बच्चियों को भी एजुकेशन देनी चाहिए। 1980 तक ये स्कूल एजुकेशन के अंडर रहा। फिर वो एक वहाँ पे कॉलेज बन गया, आपको पता जिम्मेदार कॉलेज है, दूसरा कॉलेज है गुजरात का बड़ा अच्छा, तो उन्हों की लड़कियों का हॉस्टल दे दिया गया।
अब 1980 से लेके 2004 तक लड़कियों का हॉस्टल रहा, उनकी जब नई बिल्डिंग हुई तो वहां पे शिफ्ट हो गए, फिर क्या हुआ, गुजरात यूनिवर्सिटी बन गई गुजरात के अंदर। गुजरात यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल नहीं था, वो गुजरात यूनिवर्सिटी के लड़कियों को हॉस्टल दे दिया गया। 2015 तक ये फिर वो हॉस्टल रहा। 2015 के बाद ये आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट के हैंड ओवर किया गया, जनाब आप इसको म्यूजियम बना दें। आज भी मैं देख के हैरान हुआ, आज नहीं बल्कि 6 महीने पहले तख्ती लगी हुई है, म्यूजियम राम प्यारी म्यूजियम गुजरात इनॉग्रेटेड बाय फलां फलां, लेकिन बंद था। इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर है, 100 ईयर ओल्ड बिल्डिंग, उसकी जो आप शान देखेंगे हैरान है। अब ये हमने 6 महीने लगाए हैं, कोई एडिशनल रिसोर्सेज नहीं थे, वही मैन पावर थी। हसन साहब इनके डिप्टी डायरेक्टर हड़प्पा के हैं कुरेटर, उनको मैंने 2 महीने के लिए वहां पे पोस्ट कर दिया। ये हमारी मैडम शाह बानो है, ये जो है ना, ये आपने देखा ना आर्मी का जो म्यूजियम बना हुआ है, इसकी कुरेटर से आर्कियोलॉजी में, इनको मैंने 2 महीने फीमेल के तो वहां पे भेज गई हैं। इन्होंने मिल के, अब देखिए जरा कोऑर्डिनेशन देखें, डीसी से हमने लाइटें लगवाई, एल्यूमिनेशन करवाई डीसी जप्पा साहब से। हमने जो है ना वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को डीसी के साथ मिल के हमने कहा एक गुजरात गैलरी बना दें। गुजरात तो टेक्सटाइल और सॉरी इंडस्ट्रियल सिटी है, उन्होंने गुजरात गैलरी चैम्बर के साथ बना दी। एक लोकल कल्चर के लिए हमने क्या कि जय आप इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, आप ये जो है ना गंधारा सिविलाइजेशन या ये चीजें देख के बच्चे जब तंग आ जाएंगे तो उनको इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट के लिए आप अपना लोकल कल्चर क्यों नहीं दिखाते? गुजरात का लोकल का सोनी महिवाल तो थी वहां की, वो जो म्यूजियम है उसकी जो गली है आगे उसे सोनी गली कहते हैं। अच्छा। आज भी उसका यही नाम है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो वो हमने वो लोकल कल्चर जो है सोनी महिवाल और उसका डिपिक्ट किया है, गाँव में कैसे रहते हैं, हुक्का क्या है, वो काश्तकारी कैसे करता है, ये सारी चीजें एक गैलरी वो बना दी, गुजरात आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए इंटरेस्ट के लिए, वो है हीरोज ऑफ गुजरात सिटी। अच्छा। ये भी एक गैलरी ऐड की है, आप हैरानेंगे, गुजरात इज द ओनली सिटी इन पाकिस्तान जिसको 3 निशाने हैदर मिले हैं। तीनों की तस्वीर लगाई, यंग जनरेशन को नहीं पता है। आपने उनकी तस्वीरें ब्रिगेडियर एसएन साहब खारिया के मेरे बड़े दोस्त हैं, उन्होंने गिफ्ट की, मैंने वहां पे लगवा दी। आप देखें यंगेस्ट सिविल जज ऑफ दुनिया का, वर्ल्ड का, गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में लिखा हुआ नाम कौन है भला? चौधरी मोहम्मद अलियास साहब फोत हो गए हैं, तो 20 ईयर में सिविल जज थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ना वो गुजरात के रहने वाले थे, उनकी तस्वीर लगा दी। ये हमारे शौकत अली साहब मरहूम अभी फोत हुए हैं, या आरिफ लाहौर, ये गुजरात के थे। इनकी जब आप हीरोज ऑफ सिटी लगाएंगे ना, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो क्या सर ये जो म्यूजियम आप बता रहे हैं ये एक्टिवेट हो गया? बिल्कुल, वहाँ पे लोगों का आना जाना है जी। रमजान में हमने इसको खोल दिया है। अच्छा जी, बिल्कुल खुला है, और बहुत जो होता है ना फैमिलीज बड़ी इंटरेस्ट के साथ आ रही है। अच्छा जी, ऐसा है। मतलब अब लोग खुद भी अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं ताकि उनको पता चले कि हमारा कल्चर क्या है। दूसरा वो बिल्डिंग का जो हिस्टोरिकल पर्पस है वो बड़ा उसके साथ मैच हुआ। अच्छा। और हम देख भी रहे हैं कि हाल ही में हमने देखा था कि जहांगीर के मकबरे और शालीमार बाग में भी पिक्चर्स जो है गैलरी शामिल की गई है। इस हवाले से हमें भी बताइएगा और हमारे देखने वालों को भी कुछ मजीद आगाह कीजिए। ये देखें, ये जो पंजाब है ना, इसमें 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो यूनेस्को की लिस्ट के ऊपर शामिल हैं। एक लाहौर फोर्ट और शाही किला और शालीमार गार्डन है। दूसरा आपका है ये रोहतास का फोर्ट और तीसरा टेक्सला म्यूजियम। टेक्सला भी उसके अंदर शामिल है जिसपे बहुत लोग जाते हैं। अब ये शालीमार गार्डन जो है, इतना अच्छी जगह हो और आपने सिर्फ एक गार्डन तो ठीक है, लेकिन आप इसकी हिस्ट्री तो बताएं आवाम को। तो वो इसके लिए हमने एक मोर क्राफ्ट विलियन था, ये 1820 200 साल पुरानी बिल्डिंग बंद पड़ी हुई थी। अच्छा। तो उसको हमने रिस्टोर किया है, आर्कियोलॉजी डायरेक्टर ने कंजर्व किया है। ऊपर हमने फोटोग्राफिक गैलरी बना दी है कि जो जितनी आपकी प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन की एफर्ट्स है, पिक्टोरियल एविडेंस के साथ अवाम के लिए, बच्चों के लिए कि यार पहले क्या था अब क्या हुआ। 1970 में फ्लड आ गया, लाहौर में ये सारा डूब गया था। जहांगीर का मकबरा, शालीमार बाग, तो उसके सारे पत्थर ये वॉकवे ना टूट गए थे, उसको दोबारा किया गया। वो हिस्टोरिकली आपने डिपिक्ट किया है उस गैलरी के अंदर। सिमिलरली उस मोर क्राफ्ट वैली का जो है विलियन है, उसकी बेसमेंट देखें, जो मैंने सोहेल साहब की एक बड़ी अच्छी वीडियो देखी थी, वो उन्होंने बड़ा अच्छा डिपिक्ट किया है आपके नाजरीन के लिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। एहसान भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी टूरिज्म है। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और आज आपको पता है कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जा रहा है, उस हवाले से हम लोगों ने आपको कुछ मजीद तफसीलात बताई हैं कि हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो क्या क्या कर रहा है और हमारे कल्चर को या हमारे म्यूजियम्स को बहाल करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सेहत। और आपको पता है कि सेहत और फिटनेस जो है वो साथ साथ ही होते हैं और फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि प्रॉप के साथ किस तरह वर्कआउट आप लोग कर सकते हैं। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या बताने जा रही हैं आज हमें। सुलाफे, ओवर टू यू। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉप के साथ वर्कआउट कैसे किया जा सकता है। यानी कोई भी प्रॉप आपके पास हो, चाहे वो मेडिसिन बॉल है, डम्बेल्स हैं, या आपके पास एक चेयर है,
ये एक्सरसाइज किन लोगों के लिए हो सकती है? मैंने सोचा मैं चेयर पर ही बैठ जाऊं और जरा मैट को आज थोड़ा सा गायब करते हैं। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए है कि जो एक तो आसान सी एक्सरसाइज चाहते हैं, दूसरी बात जिनके पास स्पेस कम है, या वो लोग जिनके पास टाइम भी इतना ज्यादा नहीं होता और वो कहते हैं कि बस एक जगह पर बैठकर या एक जगह पर खड़े होकर एक्सरसाइज बताओ, बस जल्दी से एक्सरसाइज खत्म हो, वेट भी रिड्यूस हो और टोनिंग भी हो। तो ये एक्सरसाइज उनके लिए होगी। लेकिन उससे पहले एक प्रेशर पॉइंट होगा। प्रेशर पॉइंट क्या होगा कि आपकी जो यहाँ पर ट्रायंगल बना होता है कान के साथ, उसको आपने प्रेस करना है अपने थंब से। ये होता है वेट लॉस के लिए प्रेशर पॉइंट। इसको आपने प्रेस किया 30 सेकेंड से 1 मिनट तक, उसके बाद रिलीज, और 2 से 3 दफा आप इसको दिन में कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि 70% आपकी डाइट और 30% आपका वर्कआउट होता है, या योगा, या जो भी आप चीज करना चाहते हैं फिजिकल एक्टिविटी, उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, तो ये प्रेशर पॉइंट वर्क करेगा और 2 वीक्स के अंदर आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अब आप चेयर पर बैठे क्या कर सकते हैं, किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं? आप आ गए चेयर की एज पर। एज पर आने के बाद आपने किया जो हम कैट एंड काउ सीटेड करते थे, यहां पर बैठकर करेंगे। इनहेल, एक्सेल, यहां स्क्वीज करेंगे मसल्स को, एंड इनहेल, बैक में आर्च एंड एक्सेल। इसको आप 10 से 20 दफा, यानी 10 से 20 की साइकिल्स में इसको आप दोहरा सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, आप ट्विस्ट कर सकते हैं। जो स्पाइनल ट्विस्ट हम करते हैं वो चेयर के साथ कर सकते हैं। वो कैसे होगा, आपने अपना एक हाथ आपने जो चेयर है, काउच है, कुछ भी, उसकी साइड पर रखा और मूव, इनहेल, लेकिन स्लोली वापस आएंगे। अपने आप को आपने ट्रीट करना है थोड़ा सा जेंटली। अगेन स्पाइनल ट्विस्ट और साइड स्ट्रेच जो अक्सर हम योगा में कर रहे होते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगी, उसको इंटेंस इस तरह बनाएंगे। इसमें एक हाथ आप अपना रखेंगे चेयर पर और दूसरे हाथ से आप स्ट्रेच करेंगे। इससे आपको फील होगा प्रेशर आपके ओब्लिक्स पर, आपको फील होगा साइड स्ट्रेच, जो आप साइड फैट कहते हैं, जिसका शिकायत होती है अक्सर लोगों को, वही दूसरी साइड पे आप स्विच करके 10 सेकंड से 12 सेकंड या 15 सेकंड तक आप एक पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं। 10 से 20 दफा या 15 दफा आप इसको दोहरा सकते हैं, ये आपके लिए आसान होगा। इसके अलावा चेयर पर बैठे बैठे आप मार्च कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही आप अपनी बॉडी को मूव करना शुरू करते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी करने से एंडोर्फिन रिलीज होता है, जिसे हम हैप्पीनेस का हार्मोन कहते हैं। और इस आपका खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ में, ताकि आप रिलैक्स होकर अपनी एक्सरसाइजेस कर सकें और अपने लाइफ में जो बाकी टास्क हैं उनको भी आप तरीके से निभा सकें। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने अपनी नी को टच करना है, ऑपोजिट नी को। आपने अपना हाथ यहां रखा और टच, या तो आप टच करेंगे, अगर बिगिनर है तो वो यहां तक ही जा सकेंगे। कोशिश करें कि ट्विस्ट कर लें यहां पर, या टच। अगर टच नहीं हो रहा या एक साथ आप अपनी लेग रेज नहीं कर पा रहे, तो उसमें आप क्या करेंगे, एक तरफ आपने ट्विस्ट किया, उसके बाद लेग रेज, और टैप कर सकते हैं आप उसको, यानी कि आप वेरिएशन ले, मॉडिफाई कर दें उस चीज को, लेकिन एक्सरसाइज आप उसकी माफी नहीं है, वो आपको करनी पड़ेगी फिर भी। अब आपने जैसे ही मार्च किया, अब यहां पर आपने अपनी एक लेग को रखा और आगे को आपने बेंड करना है। अब यहां पर बहुत सारे लोग जो शिकायत करते हैं कि सेंट्रल ओबेसिटी है, बेली फैट है, वो कैसे जाएगा? जब आप बेंड होते हैं तो मसल्स को आपने स्क्वीज करना है, और यहां पर आ गए वॉक। कुछ देर यहां पर स्टे करने के बाद आपने बॉडी को स्ट्रेच भी किया और दूसरी साइड पे मूव कर जाएंगे इसी तरीके से। और ये एक्सरसाइज आप जो एक रेपिटेशन हम बता रहे थे, इसको आप 10 से 12 दफा अपनी ईज के मुताबिक कर सकते हैं, अपनी पेस के मुताबिक कर सकते हैं। अब हम आ जाएंगे स्टैंडिंग जो एक्सरसाइज होंगी कि चेयर के साथ आप कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अब आप जैसे चेयर के पास आ गए, चेयर के पास आने के बाद आपने पहले हल्का हल्का क्या करना है, यहाँ पे टैप करना शुरू करना है फ्लोर पर, और बॉडी आपने जाहिर है आप उसको एक मूवमेंट आप उसकी कर रहे हैं। चीज करने के बाद आप यहां टर्न करेंगे और उसके बाद आप आएंगे अपने लेग रेजेस पर। लेग रेजेस, अब इसमें आसान क्या होगा? आसान ये है कि आप बैलेंस करें, आपको खुद को स्टेबल करने के लिए एक सहारा मिला हुआ है, आपने स्टेबल किया, बैलेंस किया, यहां पर हाथ रखें या इसकी बैक पर, जैसे भी लेग रेजेस।
और एक होता है हिप स्वर्ल, जो ज्यादातर लोगों के लिए बड़ा उन लोगों के लिए जिनके मसल ज्यादा या जिनमें स्ट्रेच नहीं होती, जिनके मसल ज्यादा बहुत ज्यादा उनमें टाइटनिंग होती है, स्टिफनेस होती है, स्पाज्म होता है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। या वार्म अप में हिप स्वर्ल बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये आप दोनों साइड पर करेंगे। अब ये जो रेपिटेशन मैं बता रही हूं ये आप 10 से 12 कर सकते हैं इसकी, और उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पर स्विच कर जाएंगे। जो आप लेग रेजेस भी कर रहे हैं, लेग रेजेस भी आप कर सकते हैं इसी तरह से 10 से 12 दफा। अब ये सारी एक्सरसाइज आप एक साथ दोहरा भी सकते हैं। इसमें इतना ज्यादा ये चीज इंटेंस भी नहीं थी, लेकिन ये कम आसान है। अगर आप इसको एक सीक्वेंस में कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इफेक्टिव है आपके लिए, कि जो भी आपकी शिकायत हैं ओबेसिटी को लेके, या आप रिलैक्स भी होना चाहते हैं, कोई जेंटल वर्कआउट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये आसानी होगी इसके अंदर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अब आप वापस बैठेंगे, क्योंकि हमने एंड तो इसी पर करना है। इसको क्या करेंगे, आप आराम से वापस आ गए, इनहेल किया, एक्सहेल, साथ ही खुद को रिलैक्स करने के बाद आपने अपनी नेक और शोल्डर की स्ट्रेच जरूर करनी है। या तो आप शोल्डर श्रग करेंगे या रोटेशन करेंगे। रोटेशन करने के बाद अपने हाथ से, एक हाथ से आपने अपनी नेक को स्ट्रेच किया, क्योंकि अक्सर हम वर्कआउट में इसको भूल जाते हैं। और कूल डाउन बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक्सरसाइज से पहले, चाहे आपको योगा बता रहे हैं या आपको इंटेंस वर्कआउट बता रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, वार्म अप करना है या स्ट्रेचिंग हल्की फुल्की करके उसके बाद आपने एक्सरसाइज पर आना है। उसके बाद आप कूल डाउन करेंगे जब आप एक्सरसाइज कर चुके होंगे। और मेडिटेशन आप नहीं बोलेंगे, चेयर पर तो आप बैठे हुए हैं, आप ग्राउंडिंग करेंगे। ग्राउंडिंग मतलब ये कि आप अपने पांव फ्लोर पर रखेंगे, उस टाइम आप शूज नहीं पहनेंगे। आप ये समझ लें कि अपनी तमाम जो आपकी टेंशन है वो आपने ग्राउंड उसको कर दिया फ्लोर में या जमीन में। रिलैक्स रहे, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। किसी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कोई भी मेडिटेशन करते हुए आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। आंखें बंद एंड इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। इससे असल में यह साबित होता है कि एक्सरसाइज की माफी नहीं है अगर आपके पास स्पेस नहीं है, अगर आपके पास टाइम कम है, जो भी है, हर चीज की रेपिटेशन 10 से 12 आप करेंगे और उसके बाद रिलैक्स होंगे, कूल डाउन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, खुद को ग्राउंड करेंगे और मजे से आप अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये प्रॉप के साथ, चेयर के साथ वर्कआउट पसंद आया होगा। आप इस हवाले से हमें अपने फीडबैक से भी आगाह कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको ये प्रॉप वाले वर्कआउट के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइज। ठीक है जी, सलाफा नकवी हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने बताया है कि ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप प्रॉप्स के साथ किस तरह वर्कआउट कर सकते हैं, उसके हवाले से उन्होंने हमें अपडेट कर दिया है। सलाफा, बहुत शुक्रिया आपका। और भी आपसे बातें करनी है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, इंसानी बाल कुदरत का नहायत ही अनमोल तोहफा और खूबसूरत तोहफा है हमारे लिए, जो इंसान की शख्सियत को जाज़िब नज़र बनाने का ज़ामिन समझा जाता है। हमारे माशरे में खूबसूरती के मुरव्वजा मयार में लंबे और घने बाल की खूबसूरती की इलामत समझे जाते हैं। बालों को खूबसूरत और मजबूत बनाने में ग़िज़ा का किरदार इंतहाई अहम होता है। अच्छी ग़िज़ा बालों को चमकदार बनाती है, जबकि मुतवाज़िन और तवानाई से आरी ग़िज़ा ना सिर्फ हमारे जिस्म को कमजोर और लागर करती है, बल्कि बालों के रंग पर भी असरअंदाज होती है और उसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। किसी भी मर्द या खातून के लिए सर के बाल गिर जाना एक डरावने ख्वाब की हैसियत रखता है, और ख़ास तौर पर जब किसी मर्द को अपने बालों के गिरने का एहसास होता है तो उसके अंदर एक बेचैनी, परेशानी सी पैदा हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, एहसास कमतरी भी पैदा हो सकती है। बाल गिरने की वजूहात क्या होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, कमजोर पड़ते बालों का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, खुद का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट है। डॉक्टर फैसल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर फैसल, एक बहुत बड़ा अलमिया कह लें, एक बहुत बड़ा मसला है जो हर कोई इसका शिकार हो चुका है, ख़वातीन हो या मर्द हो, बालों के गिरने का। क्या वजूहात हैं इसकी कि बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं? इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। अच्छा, अगर हम हर वजह को डिस्कस करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ। इसमें आपकी हेल्थ कंडीशंस हैं, आपके जेनेटिक्स हैं, आपकी पोल्यूशन जो हमारे माहौल में है ये है,
गलत शैम्पू का इस्तेमाल है, गलत खुराक है, आपका थायराइड है, मतलब बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बेहतर ये होता है कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसकी सारी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद जब गाइड किया जाता है तो उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जनरलाइज से बातचीत कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो उसमें आप पूछती जाइए, मैं आपको बताता जाता हूँ। बिल्कुल। और बहुत सी ये भी शिकायत आती है डॉक्टर फैसल के बाल पतला होना शुरू हो जाता है, ये इसकी क्या वजूहात है? अच्छा, इसकी वजूहात जिनसे अमूमन वो गलत शैम्पू भी है। अच्छा। ठीक है कि अगर आप अपने हेयर टाइप से हट के कोई शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं और मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बालों का जो टेक्सचर है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और बाल पतले हो जाते हैं। हेयर्स की भी टाइप है? हेयर टाइप्स भी हैं। कुछ बाल फाइन होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, वो एक जेनेटिक्स जो चल रही है वो तो है। लेकिन किसी का बाल पहले मोटा हो बाद में पतला हो जाए तो उसको फिर सोचने की ज़रूरत है कि ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, उसके लिए फिर बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अच्छा। बहुत सारे टिप्स यूज़ की जा सकती हैं जिससे बालों का आप टेक्सचर और वॉल्यूम वापस लेके आ सकते हैं। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि बालों की भी टाइप्स हैं और उसी हिसाब से शैम्पू जो है इस्तेमाल करना चाहिए, तो किस तरह पता चलेगा कि हमारे बालों के टाइप का शैम्पू ये है? अच्छा, इसका एक आसान सा तरीका तो ये कि आप किसी भी नॉर्मल शैम्पू से, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि कोई बेबी शैम्पू है, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा होता है फॉर ऑल हेयर टाइप्स, ऐसा कोई शैम्पू ले लीजिए, उससे शैम्पू कीजिए और 24 घंटे के बाद देखिए कि आपके बालों की क्या कंडीशन है। अच्छा। अगर तो वो चिप से हुए हुए हैं तो इसका मतलब है आप ऑयली साइड पर हैं। अगर वो उलझे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप डैंड्रफ वाली साइड पे या थोड़ा सा आप ड्राई साइड पर हैं। अगर तो आपके बाल नॉर्मल है और आप आसानी से कंघी कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपके बाल नॉर्मल साइड पर हैं। अब इसमें कम्बिनेशंस भी होते हैं, ऑयली टू ड्राई, ड्राई टू नॉर्मल, इस तरह की भी होती हैं, वो सब डिविजन्स आ जाती हैं। अच्छा। लेकिन यह कि अगर आपका बाल नॉर्मल है तो आपको शैम्पू नॉर्मल हेयर टाइप का लेना चाहिए। ठीक है। अगर आपके बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं, कलर ट्रीटेड हैं तो फिर उसके हिसाब से शैम्पू लीजिए। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बाल ख़राब होते हैं। अच्छा, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि केमिकल यूज़ होता है शैम्पू में, तो उसकी वजह से भी आपके बाल जो वो डैमेज होते हैं, तो कोई नेचुरल तरीका है कि हम अपने बालों को बचा सकें? हाँ, नेचुरल तरीका बिल्कुल है। देखिए, शैम्पू का नेमल बदल एज सच कोई नहीं होता। अच्छा। ठीक है, शैम्पू यह है कि अच्छी क्वालिटी का हो, आपने अच्छी तरह से बालों से साफ कर लिया हो तो फिर वो नुकसान नहीं देता। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि मैं उम्र में मिसाल देता हूँ कि आपने एक बाल्टी से, अब तो शावर्स हैं लेकिन मिसाल के तौर पे एक बाल्टी से सर धोना है तो शैम्पू वाले दिन आपने 3 बाल्टियों से सर धोना है। अच्छा। ठीक है, मतलब अच्छी तरह उसको रिंस कर लीजिए, वॉश कर लीजिए तो फिर शैम्पू के केमिकल्स नुकसान नहीं देते। अच्छा, इसकी टिप क्या हो सकती है कि अगर आप चाहते हैं कि बाल आपके अच्छे रहें, और अब गर्मियों का मौसम, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें वो पसीना भी आता है, फिर बाल जो उनसे थोड़े से अकड़ जाते हैं, लिम्प हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी लीजिए। अच्छा। इसको मड मास्क, अगर आप देखें तो बड़े ब्रांड्स हैं जो हेयर मास्क बनाते हैं मड के साथ, तो मुल्तानी मिट्टी लीजिए। मुल्तानी मिट्टी का सिर्फ पेस्ट बना लीजिए अपनी जो हमारी आम चाय होती है पीने वाली, ठीक है, इसके कहवे से। अच्छा। ठीक है, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और एक चाय का कहवा, ठीक है, इसका आपने पेस्ट जिसमें बना सिर्फ के, पानी हो और पत्ती हो, जो कहवा हम बनाते हैं चाय के लिए, वो बना के स्ट्रॉन्ग सा, अच्छा स्ट्रॉन्ग सा कहवा बनाइए, मुल्तानी मिट्टी उसमें मिक्स कीजिए और वो बालों की जड़ों में और बालों के ऊपर लगा के 1 घंटे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको शैम्पू की भी ज़रूरत नहीं है, उस दिन आपने शैम्पू नहीं करना। अच्छा। मिट्टी मट को अच्छी तरह से पानी से आपने साफ़ कर लेना है। नेक्स्ट डे आप शैम्पू कीजिए और आप देखिएगा कि बालों में बाउंस भी आ जाएगा, उसका आहिस्ता आहिस्ता टेक्सचर बेहतर हो जाएगा। अच्छा। और उसमें जो है ना वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आपने मास्क बताई है हर कोई यूज कर सकता है, हर टाइप के बालों? क्योंकि चाय में सच वो होती है, कैफीन होती है, कैफीन बालों के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। लगाने के लिए चाय ज़्यादा पियेंगे तो बालों को नुकसान देगी। इसी तरह से जो मुल्तानी मिट्टी है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जिस तरह से हम फेस मास्क लगाते हैं, इस तरह से अगर हम हेयर मास्क लगाना शुरू करें तो बालों के बहुत सारे मसाइल, डबल एंड्स हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, ये सारे ठीक हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह मैं पहले भी आपसे पूछ रही थी कि बाल गिरने का बहुत ज़्यादा मसला है, मर्द या ख़वातीन दोनों का ही, तो उसकी क्या रेमेडी हो सकती है? सबसे पहले तो अपनी डाइट अच्छी कीजिए। ठीक है। अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्लस कोई भी ऐसा सप्लीमेंट या कोई भी ऐसा नेचुरल डाइट लीजिए जिसमें ओमेगा 3 हो, ठीक है, और बायोटिन हो। ठीक है, बायोटिन और ओमेगा 3 या जिंक, ये वो
कंपोनेंट्स हैं या ऐसी चीजें हैं जो बालों के लिए बहुत फायदेमंद। मतलब फिश ऑयल वगैरह जैसे बहुत फिश ऑयल से ले लोग सकते हैं, अगर लेते फिश ऑयल कुछ लोगों को पसंद नहीं है तो वो ये ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। अच्छा। तिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक एक है। खास क्वांटिटी में, एक दिन में 1 चमचे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। वो आप ले सकते हैं। आप फ्लैक्स सीड्स जिसको अलसी कहते हैं वो ले सकते हैं, तुखमलंगा ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं। मतलब अच्छा। मल्टीपल ऑप्शंस हैं। दूध का और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध और दही बालों के लिए बेहतरीन चीज़ है। लेकिन यही हमारी ग़िज़ा में से निकल चुका है, ये सारी चीज़ें हमारी ग़िज़ा में से निकल चुकी हैं और इसीलिए बालों के मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। और बहुत से लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि उनके बाल बहुत तेजी से सफेद भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इसकी क्या वजह है? ये हमारी डाइट पे है या बिल्कुल मोरूसी भी डाइट हो पे सकता है? जब आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिलेंगे तो फिर बालों के ऊपर और स्किन के ऊपर उसका असर सबसे पहले नुमाया हो जाएगा ना। अच्छा। अब इंटरनल क्या चीज़ें वीक हो रही हैं वो हमें नहीं पता चल रही होती, लेकिन हमारे नेल्स, हमारी स्किन और हमारे बाल, ये 3 वो चीज़ें हैं जो हमारी इंटरनल हेल्थ को बता रही होती हैं कि अंदर कोई ना कोई मसले चल रहे हैं, आप केयरफुल हो जाइए, केयरफुल हो जाइए। हाँ। तो जब आपके नेल्स खराब होना शुरू हो जाएं, स्किन और बाल, तो समझ लीजिए कि इंटरनल आपको वीकनेस शुरू हो गई है। ठीक है। फौरी तौर पे कोई अच्छे सप्लीमेंट्स लीजिए, अपनी डाइट को एनरिच कीजिए। मतलब हैवी नहीं करना हमने, लेकिन हमने हेल्दी डाइट लेनी है। अच्छा। अंडे का इस्तेमाल करें, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। आजकल तरबूज और खरबूजा आया हुआ है, इसका मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए जब तक ये अवेलेबल है। ठीक है। और हम देखते थे डॉक्टर साहब के पहले हमारे जो लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तेल लगाते थे, उनके बाल भी शाइनी होते थे, मजबूत भी होते थे। तो अब हमें कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए और कितना इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत से लोग ये कहते हैं कि तेल एक दिन में नहीं लगाना चाहिए, नहाने से 1 घंटा पहले लगाएं और उसके बाद वॉश आउट कर लें। नहीं, ओवरनाइट लगाया जा सकता है। अच्छा। अगर तो आपके बाल साफ सुथरे हैं। ठीक है। ठीक है। गंदे बालों में तेल कभी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। उससे ये होता है कि ऑलरेडी आपकी स्किन जो उनसी होती है उसमें सारी चीज़ें पसीना वसीना होता है, तो जब आप तेल लगाते हैं तो उससे पोर्स आपके बंद हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि साफ बालों में लगाएं, हफ्ते में 1 दफ़ा लगा लें तो वो बहुत काफ़ी है। और तेलों में जो उनसा है सबसे अच्छा तेल जो मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है वो तो कैस्टर ऑयल है। ठीक है। ठीक है। कैस्टर ऑयल जो उनसा है बालों की रीग्रोथ के लिए भी इवन बहुत अच्छा है। अच्छा। तो अगर जिन लोगों के बाल पतले हो गए, हल्के हो गए, वो कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करें। ठीक है। खाली कैस्टर ऑयल का? खाली कैस्टर ऑयल का अच्छा सा मसाज करें, 10-15 मिनट का मसाज करके घंटे 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। अच्छा। शैम्पू करें। जिन्होंने मेंटेन करना है सिर्फ, वो उनके लिए आलमंड ऑयल, तिलों का तेल, जैतून का तेल, इनमें से कोई सा नारियल का तेल वो बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली। तो ये वो सारे तेल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर मिक्स करके करना है तो आपको एक रेशियो बता देता हूँ कि अगर 100% आपने आलमंड ऑयल लिए तो उसमें आपने 50% जो सा है आपने कोकोनट ऑयल डालना है और 25% आपने डालना है कैस्टर ऑयल। अच्छा। ये कम्बिनेशन बना के रख लीजिए। ठीक है। ये हर एक इस्तेमाल कर सकता है, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बाल इंशाल्लाह कहीं भी नहीं जाते। ये तो डॉक्टर साहब हमने बालों की बात कर ली कि बालों को किस तरह हम लोगों ने महफूज रखना है। स्किन के भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, गर्मियाँ भी आ गई हैं और अब एक्ने भी होगी, अब 2 टोन स्किन भी होगी। तो स्किन को किस तरह हम महफूज रख सकते हैं अपनी? पहली बात तो ये आ गई कि हमने अपनी स्किन को और बालों को हाइड्रेटेड रखना। ठीक है। ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है जिसमें पानी का इस्तेमाल, पानी ज़्यादा हो। ठीक है। तरबूज, खरबूजा, आपका खीरा आ जाता है, आपका चुकंदर भी आ जाता है। चुकंदर बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा। बेहतरीन चीज़ है, खासतौर से उन खवातीन के लिए जिनमें आयरन की कमी है और उस वजह से बाल गिर रहे हैं, तो चुकंदर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। ठीक है। स्किन की अगर हम बात करते हैं तो स्किन में आपकी अगर 2 टोन आ रही है या आपका पोर्स ओपन हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी है, धूप है, तो आपके पोर्स भी ओपन हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इसका रस लीजिए तरबूज का। अच्छा। 1 टेबल स्पून। ठीक है। इसमें अर्क गुलाब डालिए ठीक और है। इसमें 1 कतरा पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल का डाल दीजिए। ठीक है। इसको किसी स्प्रे बॉटल में रख लीजिए अपने साथ। आप इसको कैरी भी कर सकते हैं, पर्स में रखें, गाड़ी में रखें। दिन में 1 से 2 दफ़ा आप अपने स्प्रे कर लीजिए फेस के ऊपर पूरे, तो पूरा दिन आपका फेस फ्रेश रहेगा। अच्छा। एक जो ग्रीसीनेस आ जाती है हाँ। फेस के ऊपर, वो लेयर नहीं आएगी और आपके पोर्स जो उनसे वो भी टाइट रहेंगे। ये बड़ी अच्छी वैसे आपने, और जिस तरह आपने मास्क बताया है स्किन हेयर्स के लिए, मड मास्क भी बताया है, वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मड मास्क अगर आपने फेस के लिए बनाना है तो उसमें तो फिर बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। अच्छा। आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दही जो सी है वो टू टोन के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, आप दही और मुल्तानी मिट्टी को मिक्स करके लगा लीजिए, ठीक है। तो आपके टू टोन जो सा है वो ठीक हो जाता है। दही में आप हल्दी मिक्स करके लगा लीजिए तो एक तरह का आपका ब्लीचिंग एजेंट बन जाता है और आपकी स्किन 1 to 2 लेवल फेयर हो जाती है। अच्छा, अगर आप इसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लगाते हैं। इसी तरह से अगर एक्नी का मसला है तो एक्नी के लिए फिर सबसे अच्छा ये है कि आप नीम का तेल ले लीजिए, ओके, और उसमें आप मुल्तानी मिट्टी या बेसन स्किन वाली जो एक्नी प्रोन स्किन है उसके लिए बेसन बहुत अच्छा है। ठीक है। तो बेसन में आप इसका नीम का तेल डाल के पेस्ट बना लीजिए और वो सिर्फ दाने के ऊपर आपने लगाना है। 5 मिनट के बाद आप उतारेंगे तो दाना जो उनसा है वो उसकी इन्फ्लेमेशन खत्म हो चुकी होगी और दाना जो उनसा है वो बैठ चुका होगा। 2-3 दफा लगाइए, वो दाना खत्म हो जाएगा। और बहुत से लोग जो बेसन से, आपने बताया भी बेसन बड़ा अच्छा है, बेसन से मुंह भी धोते हैं एज एन सोप के तौर पर। अगर तो आपकी स्किन ऑयली है तो बहुत अच्छा है, अगर ड्राई स्किन है तो फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये मजीद खुश्क कर देता है, ये ऑयल को ख़त्म करता है। अगर करना ही है इस्तेमाल, बेसन ज़रूरी है कि आपने यूज़ करना ही करना है, तो फिर बेसन में आप ये जो होता है हमारे ओट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम जौ कहते हैं, तो जौ का पाउडर कर लीजिए, जौ के आटा बना लीजिए और उसको बेसन में मिक्स करके रख लीजिए। अच्छा। तो उससे स्किन आप धोएंगे तो मजीद फ्रेश भी हो जाएगी। दूसरा ये कि जो ड्राई स्किन है उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल। और हम जिस तरह आपको पता है आगे बहुत ज़्यादा गर्मी भी आने वाली है और हम लोगों ने बाहर भी जाना है, सूरज से आंख मचोली भी करनी है, तो सनस्क्रीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, सनब्लॉक लगाना, और किस कैटेगरी का होना चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यह है कि अपने स्किन के हिसाब से देख लीजिए कि कितनी आपको बर्दाश्त होती है। अगर आप नेचुरल साइड पे जाते हैं तो जो मैंने अभी आपको एलोवेरा और पानी का बताया, वो भी एक अच्छा कम्बिनेशन बनता है, वो भी आपको किसी हद तक सन प्रोटेक्शन दे देता है। तो बेहतर यह है कि अगर लंबा अरसा आपने धूप में रहना है तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर लीजिए। थोड़ी सी देर के लिए आना जाना करना है तो फिर आप एलोवेरा और पानी का मिक्सचर बना के रखिए और जाने से पहले वो अपने चेहरे पे, हाथों पे, पाँव पे लगा लीजिए, तो टैनिंग नहीं होगी। ठीक है, वो आपका बेहतरीन जो है वो एक सीरम तैयार हो जाएगा, नेचुरल होम रेमेडी बन जाएगी। हाँ, बालों के लिए भी और आपके स्किन के लिए भी। डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद थे, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट है। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी अच्छी टिप्स हमें दी हैं और मेरे देखने वाले भी, आप लोगों के पास भी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आ गई होंगी। मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।